नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से। लेजर टेक्नोलॉजी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आखिर में लेजर टेक्नोलॉजी में स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन आखिर होता क्या है और किस तरीके से जो लेजर है उसकी बीम उत्पन्न होती है। लेजर के साथ हमने जो मेसर है उसका भी थोड़ा सा पॉइंट देखा था कि मेसर क्या होता है। मेसर में माइक्रोवेव तरंगों की बीम होती है, तो लेजर जो है इसमें प्रकाश तरंगों की बीम होती है। और लेजर जो प्रकाश है, लेजर की जो बीम होती है उसके गुण में देखा था कि लेजर एक वर्णीय प्रकाश वाला है, सीधी रेखा में गमन करता है, बहुत अधिक उच्च ऊर्जा का यदि सोर्स लगा है और पदार्थ ऐसे हैं तो बहुत पावरफुल लेजर बना सकते हैं और एक जैसी कला में सारी तरंगें होती हैं। तो अब इसी में आज के इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है कि लेजर के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आखिर में प्रकार का निर्धारण कैसे होगा। हमने देखा है कि लेजर प्रकाश उत्पन्न होता है कुछ परमाणुओं के द्वारा, जहां से जो उद्दीप्त उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टकराता है और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी निम्न कक्षा में जाता है। तो आखिर वो परमाणु कौन से हैं? वो परमाणु किसी ठोस पदार्थ के हैं या किसी गैस के हैं, किसी अर्धचालक के हैं, किसी कार्बनिक पदार्थ के हैं। तो आखिर वो पदार्थ कौन सा है, उस जिस पदार्थ से वह लेजर तरंगे, वह प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसके आधार पर ही फिर लेजर के जो है प्रकार है। तो आप देखते हो एक सोर्स है ठोस अवस्था लेजर। ठोस अवस्था लेजर, तो नाम से आपको मालूम चल रहा है कि इसमें लेजर प्रकाश का जो स्रोत है, जो प्राप्ति माध्यम होता है, वह कैसा होगा? ठोस पदार्थ होता है। तो लेजर का स्रोत, जो सोर्स जो होता है, सोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राप्ति माध्यम, कि किस माध्यम से हमको वह प्रकाश की तरंगे मिल रही हैं। तो लेजर का जो प्राप्ति माध्यम है वह प्राप्ति माध्यम ठोस पदार्थ होता है। तो ऐसे लेजर को क्या कहेंगे? ठोस अवस्था लेजर। इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग ठोस अवस्था लेजर ज्यादातर ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम काटने में, ड्रिलिंग में, वेल्डिंग में, ऐसे कार्यों में कर सकते हैं। कटाई करना, काटना, जैसे यहाँ पर एक धातु है, धातु को लेजर के द्वारा काटा जा रहा है, तो काटने में, ड्रिल करना, छेद करना, इन सब चीजों में कर सकते हैं, वेल्डिंग में। कुछ उदाहरण हमको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। रूबी लेजर, रूबी लेजर। और रूबी लेजर कौन सा था? सर्वप्रथम बनाया गया लेजर। तो सर्वप्रथम जो लेजर बनाया गया था, सबसे पहले जो लेजर बनाया गया था, सर्वप्रथम बनाया गया लेजर। फिर देखो आप, नियोडीमियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना है। नियोडीमियम, यट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट। तो ये जो लेजर है ये भी बहुत ज्यादा जो है औद्योगिक क्षेत्र में भी और विभिन्न प्रकार के लेजर बनाने में उपयोग होता है। आजकल तो लेजर सर्जरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेजर सर्जरी, या हम कह सकते हैं त्वचा के रोगों में लेजर का प्रयोग, हेयर रिमूवल में भी लेजर का प्रयोग हो रहा है। तो लेजर का सोर्स जो है, लेजर की जो यूज है वो तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये तो था ठोस अवस्था लेजर, जिसमें लेजर की प्राप्ति का माध्यम कैसा रहेगा? ठोस अवस्था में वह रहेगा। फिर आप देखते हो गैस अवस्था का लेजर। तो गैस अवस्था लेजर में मामला सिंपल है कि लेजर जो प्राप्ति का सोर्स होगा, प्राप्ति का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो कैसा होगा? वह होगा गैसीय। प्राप्ति का सोर्स कैसा रहेगा? गैसीय। यहां पे गैसीय लेजर है और इसके द्वारा जो है लेजर की बीम उत्पन्न करवाई जा रही है। जैसे कि हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम और नियॉन अक्रिय गैस है। ये गैस हीलियम नियॉन कैसी है? अक्रिय गैस। ये हीलियम नियॉन कैसा है? अक्रिय गैस। तो हीलियम नियॉन लेजर को हम क्या भी कह सकते हैं? अक्रिय गैस लेजर। या ये ऑर्गन जो होती है गैस, वो भी अक्रिय गैस होती है। कुछ गैसें हैं जिनको हम अक्रिय गैस बोलते हैं। तो हीलियम नियॉन लेजर, दृश्य प्रकाश इनसे उत्पन्न होता है मुख्यतः। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 का लेजर। और ये कैसा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? अवरक्त प्रकाश। एक्चुअली प्रकाश नहीं बोलते, अवरक्त विकिरण बोलेंगे। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरण। इंफ्रारेड विकिरण, जैसे हमारा जो ऊष्मा की तरंगे होती हैं, मुख्य रूप से वो तरंगे इसमें आती हैं इंफ्रारेड में। जैसे हमने मान लो हमारा खाना, रोटी बनाने वाला जो तवा होता है, उस तवे के ऊपर बहुत सारी तरंगे निकलेंगी ऊष्मा की, हमको दिखेंगी नहीं, वो
दिखती नहीं है, लेकिन ऊपर हम हाथ रखेंगे थोड़ा सा ऊंचाई पे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। तो वो जिससे गर्माहट महसूस हो रही है वो कौन सी है, वो इंफ्रारेड वाले विकिरण है। सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी आ रही है हमको वो इंफ्रारेड वाले हैं, दिखाई दे रहा है वो दृश्य प्रकाश है। ऑर्गन आयन का जो है लेजर, इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेजर गैस वाला। तो कुछ लेजर हमारे गैसीय लेजर होते हैं जहां पर गैस का उपयोग होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो अलग अलग कलर ये दे सकते हैं। ऐसे है अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर, तो अर्धचालक लेजर में क्या करेंगे, अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करेंगे। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम प्रकार के कुछ पदार्थ होते हैं अर्धचालक, तो अर्धचालक पदार्थों के माध्यम से लेजर की जो है उत्पादन यहां पे किया जाएगा। तो अर्धचालक लेजर को डायोड लेजर भी कहते हैं, याद रखना है। अर्धचालक के बने हुए क्या होते हैं, डायोड। यहां पर खास तौर पर गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है और लेड सेलेनाइड यूज होता है। मुख्य रूप से गैलियम आर्सेनाइड और लेड सेलेनाइड यूज होता है। तो अर्धचालक लेजर को डायोड लेजर भी कहते हैं और अर्धचालक लेजर आकार में छोटे होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड लेड सेलेनाइड के क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। ये वही लेजर की हमारे जो हम बचपन में यूज करते थे, मुख्यतः अर्धचालक लेजर ही वो होते हैं। सेल लगा देते हैं इनमें तो भी काफी अच्छा जो है लेजर की बीम उत्पन्न यहां पर होती है। मुख्य रूप से ये इंफ्रारेड तरंग उत्पन्न करते हैं, और इंफ्रारेड भी कर सकते हैं और प्रकाश वाली भी कर सकते हैं, प्रकाश तरंगे। तो इंफ्रारेड तरंगे भी उत्पन्न करते हैं और प्रकाश तरंगे भी उत्पन्न कर सकते हैं। उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार की जो पदार्थ लेकर अलग अलग प्रकार की तरंग उत्पन्न करवाई जा सकती है। इसी प्रकार से डाई लेजर। डाई लेजर, तो डाई लेजर का प्रयोग जो है, डाई लेजर का प्रयोग क्या होगा, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का यूज होगा। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से कौन सी तरंगों का उत्पादन होगा, लेजर के उत्पादन में। यह डाई किस रूप में होगी, तरल रूप में। तरल रूप में डाई यूज की जाएगी। रोडामीन और फ्लोरेसीन आदि डाई का प्रयोग होता है। तो ये नाम जरूर याद रखना, रोडामीन, फ्लोरेसीन, ये डाई जो है प्रयोग होती है डाई आधारित लेजर में। रोडामीन और फ्लोरेसीन मुख्यतः प्रयोग होती है डाई आधारित लेजर में। तो ये भी लेजर का क्या है, एक प्रकार है। इसी प्रकार से रासायनिक लेजर क्या होगा, इसमें रसायनों का यूज होगा, और ये जो रसायन है इनकी आपसी क्रियाओं से जो है शक्तिशाली लेजर उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। रासायनिक लेजर में दो या अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग लेजर तरंग में करवाया जाता है। तो रासायनिक लेजर में कुछ ऐसे केमिकल लेंगे जिनसे अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होगा, और उन्हीं के माध्यम से ही फिर आगे जो है लेजर की जो है बीम बनवाई जाएगी, उन तरंगों से जो बनेंगी। काफी शक्तिशाली लेजर होते हैं रासायनिक लेजर। सैन्य क्षेत्र में भी उपयोग होता है, और सामान्यतः फ्लोरीन और हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आधारित मुख्यतः यह रासायनिक लेजर होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की क्रिया कराई जाएगी, काफी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसका प्रयोग जो है इस लेजर के उत्पादन में हो रहा है। तो याद रखना है। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर, लेजर के प्रकारों में पढ़ रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर, इसमें क्या करेंगे, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आकर टकराता है वो काफी उच्च वेग का होता है, उच्च ऊर्जा का होता है। इनसे उत्पन्न लेजर की आवृत्ति सभी लेजरों में सर्वाधिक होती है। इसका मतलब इसकी ऊर्जा भी क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर की। इनके द्वारा माइक्रोवेव तरंगे उत्पन्न करवा सकते हैं, इंफ्रारेड भी करवा सकते हैं, दृश्य से लेकर एक्सरे तक उत्पन्न करवाई जा सकती है। तो ये है, तो ये वाला लेजर जो है प्रकाश के अलावा अन्य विकिरण का उत्पादन भी करवा सकता है। प्रकाश के साथ, हम कह सकते हैं प्रकाश के साथ अन्य विकिरण, जैसे एक्सरे। अब आपसे पूछ ले कि बताओ क्या कोई ऐसा लेजर भी है जो एक्सरे उत्पादन कर रहा है। एक्चुअल में वहां पर फिर लेजर की जगह उसके आगे एक्स आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो एक्सरे, लेजर में तो प्रकाश उत्पन्न करवाते हैं हम, लेकिन यहां तो एक्सरे भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हमको याद रखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर जो है
उसमें यदि अपन ऊर्जा के सोर्स के आधार पे या फिर जो पदार्थ यूज हो रहे हैं उनके आधार पे एक्सरे तक उत्पन्न वहां पे कराई जा सकती है। तो याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर शक्तिशाली होंगे, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे, क्योंकि एक्स तरंगे जो है, ये जो एक्सरे होती है, ये एक्सरे तो काफी खतरनाक भी होती हैं। किसी के शरीर पर बार बार एक्सरे आएंगी, एक्सरे की तरंगे यदि बार बार शरीर पर डाले जाएंगी तो कोई भी व्यक्ति के शरीर में उत्परिवर्तन हो सकते हैं कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में यदि उत्परिवर्तन हो जाएगा तो कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो शक्तिशाली होंगी ये जो है एक्सरे उत्पन्न करने वाला लेजर है। एक ये है एक्साइमर लेजर। एक्साइमर, देखो एक्साइमर का मीनिंग होता है काटने से संबंधित, ठीक है। एक्साइमर लेजर, जैसे कि मान लिया आंख है, आंख में लेजर सर्जरी करनी है और आंख में यहां पर जो है हम कहें कि शेप में कुछ गड़बड़ी है। आंख में जो कॉर्निया है, आंख में मान लिया ये है कॉर्निया, आंख का कॉर्निया है, और इस कॉर्निया की शेप में, इसकी बनावट में कुछ गड़बड़ियां आ गई हैं, तो इन गड़बड़ियों को ठीक करना है। तो इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? लेजर तरंगों का, लेजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे लेजर जो यहाँ सर्जरी में काम में आ रहे हैं, कुशी उत्तक को काट के अलग कर रहे हैं, तो इस प्रकार के लेजर को हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइमर लेजर। एक्साइमर का मतलब है करेक्शन कर देना, काट कर कोई ना कोई चीज को करेक्ट कर देना। तो एक्साइमर लेजर ये पराबैंगनी प्रकाश उत्पादित करते हैं, ज्यादातर अक्रिय गैसों के यौगिकों से बनते हैं। फोटोलिथोग्राफी और लसिक नेत्र शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जैसे नेत्र की शल्य चिकित्सा में इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और फोटोलिथोग्राफी में यूज कर रहे हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले एक्साइमर अणुओं में शामिल है, देखो आप देखो, ऑर्गन फ्लोराइड, ये एआर से क्या हो गया? ऑर्गन फ्लोराइड, ऑर्गन फ्लोराइड, क्योंकि ऑर्गन क्या हो गई? अक्रिय गैस। दूसरी साइड में कौन जुड़ा है? फ्लोरीन। यहां पे हो गया क्रिप्टॉन से, ये केआर का मीनिंग क्या है? क्रिप्टॉन। ये क्या है? जीनॉन। तो इनसे बने हुए पदार्थों को यूज कर रहे हैं। ये अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय है, जैसे ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, अक्रिय। तो इनकी क्रिया कराई गई है या तो फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ, और इनसे जो है उत्पादन करवाया गया है किसका? एक्साइमर लेजर का। तो याद रखना, एक्साइमर लेजर मुख्यतः पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है। आंख की सर्जरी में हम इसको यूज ले लेते हैं, फोटोलिथोग्राफी तकनीक है उसमें भी यूज ले लेते हैं। और ये अक्रिय गैस जो होती हैं उनका यदि फ्लोराइड के साथ या क्लोराइड के साथ उनको हम यदि उनकी क्रिया कराई जाए, हालांकि अक्रिय गैसें आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन आप देखोगे फिर भी इन लेजर में इन पदार्थों को बनवाया जाता है, किसी भी तरीके से ऊर्जा देकर किसी भी प्रकार से पदार्थ बनवाए जाएंगे और इनका प्रयोग जो है फिर लेजर के उत्पादन में होता है। तो ये हमको जो लेजर के हमारे प्रमुख प्रकार थे याद रखने हैं। ठोस है, गैस है, अर्धचालक है, डाई लेजर है, रासायनिक लेजर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले लेजर है, एक्साइमर लेजर है, आदि आदि और भी प्रकार जो हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेजर के उपयोग के, कि लेजर प्रकाश जो है, लेजर की जो बीम है, ये कहां कहां पर यूज हो सकती है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं हमारे सिविल सर्विसेज के लिए, तो वहां पर एक पॉइंट तो आता है कि मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत को हमको बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं पढ़ना होता, जैसे कि कोई फिजिक्स में एमएससी बीएससी एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऐसा नहीं पढ़ना होता। बेसिक कंसेप्ट क्या है वो जरूर पढ़ना है। फिर उस कंसेप्ट का जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पर आधारित क्या उपकरण बने हैं, क्या तकनीक जो है यूज की जा रही है, कहां कहां यूज की जा रही है, उपयोग कहां कहां पर हो रहे हैं, और भारत सरकार क्या क्या कर रही है इन क्षेत्रों में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विभिन्न तकनीकें यूज हो रही हैं उनमें भारत सरकार कहां कहां पर क्या क्या कर रही है। तो कुछ 3-4 मेन बातें कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कुछ प्रकार बताओ क्या क्या यूज हो रहा है, कहां कहां यूज हो रहा है, और हमारी सरकार क्या कर रही है। साथ के साथ ये पॉइंट भी आ सकता है कि इसका कुछ क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का गरीबी दूर करने में बताओ क्या योगदान हो सकता है। तो निश्चित रूप से हो सकता है भाई, आप देखते हो यदि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो आज यूज हो रही है उससे आप देखोगे सूचना, हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कितना फास्ट हो गया है, कितना विस्तारित हो गया है। और आप बताओ कि आज इंटरनेट आधारित सूचना के संप्रेषण के द्वारा क्या
बहुत सारे लोगों को तो प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है, फिर गांव गांव तक अवेयरनेस फैल रही है, गांव गांव तक सूचना पहुंच रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हर तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सब प्रभावित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखोगे, यदि इंटरनेट की हम बात करें, उपग्रहों की बात करें, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, तो बहुत सारी बात है जिनका योगदान है। ऐसे ही कोई भी तकनीक, जैसे रोबोट की बात करें, यदि हम रोबोट को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो बताओ समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बात हमको सही लगती है कि जैसे रोबोट जैसी चीजें ज्यादा बनने लग जाएंगी तो आप देखोगे हमारे उद्योगों में उद्योगपति चाहेंगे कि 100 आदमी का काम करने वाले जो है उनकी जगह पर एक ऐसा रोबोट आ जाए जो 100 आदमी का काम कर दे। अब रोबोट खरीदने में शुरू में खर्चा आएगा, लेकिन बाद में खर्चा नहीं लगेगा, तो आप देखोगे कि बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होता है लेकिन लोगों को नुकसान भी हो जाता है उसका। भारत जैसे देश में तो श्रमिक बहुत सारे हैं, तो ऐसे में तो बताओ रोबोट्स की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि श्रमिक इतने हैं हमारे यहाँ पर, श्रमिक में बेरोजगारी आ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि उद्योगपति जो है उनको रोबोट अच्छे लगते हैं, उनको ना तो रोबोट जो है छुट्टी मांगता है, ना रोबोट को आपको जो है उसको हड़ताल की समस्या आ रही है रोबोट में। तो आप देखोगे कि बेरोजगारी तो फैलेगी। और जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन वृद्धि, पिछले जो 2 दशक हमारे मुख्यतः रहे हैं, इन दशकों में हमारे देश में जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को क्या कह रहे हैं हम, जॉबलेस ग्रोथ कह रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि तो हो रही है लेकिन इस वृद्धि में रोजगार की क्या है, कमी है। तो निश्चित रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही लेजर के क्षेत्र में जो है भारत सरकार क्या कर रही है वो भी हमको वहां पे लास्ट में हम देखेंगे। और कोई तकनीक विकसित होती है तो उनके बारे में हमको हमारे जो एग्जाम में हमसे उनके बारे में पूछा ही जाता है। तो लेजर के उपयोग देखते हैं, डाटा का प्रसारण करने में लेजर का उपयोग। तो आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर केबल, देखो इंटरनेट का प्रसारण जो है केबल के माध्यम से जब होता है, केबल के माध्यम से, तो वहां पर वो जो केबल है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं, प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं। और वो जो प्रकाश तरंगे हैं वो लेजर के रूप में ही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो केबल के अंदर भले ही घूमेंगी लेकिन वो सीधी रेखा में जानी चाहिए, लेकिन अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर यदि मुड़कर भी जा रही है तो भी प्रकाश उसके अनुसार ही मुड़कर जाएगा, क्योंकि अंदर जो है विशेष प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में लेजर प्रकाश के द्वारा डाटा को भेजा जाता है, इसके द्वारा उच्च स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है। तो डाटा ट्रांसफर करने में, डाटा भेजने में जो है लेजर तरंगों का प्रयोग होता है। सीडी और डीवीडी, सीडी डीवीडी, तो सीडी डीवीडी में आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए और आंकड़ों को पढ़ने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। सीडी डीवीडी आजकल काफी कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक अभी आज से 10-15 साल पहले एक दौर था जिस समय सीडी डीवीडी बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। आजकल तो पेन ड्राइव्स आ गए हैं, मोबाइल में भी लग जाता है, टीवी में भी लग जाता है, कंप्यूटर में भी लग जाता है। तो पहले सीडी डीवीडी का बहुत ज्यादा प्रचलन था। तो सीडी डीवीडी जो है उनमें डाटा को संग्रह करना है तो भी लेजर के सोर्स का प्रयोग होता है, और डाटा को पढ़ना है तो भी लेजर के सोर्स का प्रयोग होता था। चिकित्सा में लेजर का प्रयोग, चिकित्सा में बहुत तरीके से यूज हो रहा है। ब्लडलेस सर्जरी में, ब्लडलेस सर्जरी कैसी है, रक्त विहीन सर्जरी। तो रक्त विहीन सर्जरी करने में लेजर का क्या होता है, प्रयोग, ब्लडलेस सर्जरी। किडनी में पथरी के उपचार में, किडनी में पथरी के उपचार में तो लेजर तरंगों के माध्यम से, लेजर तरंगों के माध्यम से जो पथरी है उसको तोड़ दिया जाता है। लेजर तरंगों के माध्यम से पथरी को तोड़ देते हैं। पथरी व स्टोन तोड़ देते हैं और छोटे टुकड़ों के रूप में बाहर निकाला जाता है। लेजर तरंगे पथरी को तोड़ देंगी और वो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे उनके माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। हृदय धमनियों की रुकावट को दूर करने में भी लेजर प्रकाश का प्रयोग हो सकता है। अनुसंधान चल रहे हैं इसके मामले में, क्या चल रहे हैं, लगातार अनुसंधान चल रहे हैं लगातार। त्वचा पर दाग धब्बे मिटाना है, टैटू के निशान मिटाना है तो भी वहां पर लेजर के द्वारा दूर हो सकता है। स्किन के जो डॉक्टर होते हैं लेजर का प्रयोग करते हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का प्रयोग यहां पर हो रहा है मुख्यतः। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर त्वचा की जो ये दाग धब्बे मिटाने हैं, हेयर रिमूवल है, इस प्रकार के दाग धब्बे मिटाना, हेयर रिमूवल, तिल वगैरह जो है उनको हटाना है, टैटू के निशान हटाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वहां पे प्रयोग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रयोग होता है।
हेयर रिमूवल में प्रयोग, दंत उपचार में भी लेजर का प्रयोग होने लगा है, आंख की सर्जरी के लिए भी लेजर का प्रयोग हो रहा है। आंख की सर्जरी होती है लासिक, पीआरके, इन सर्जरी में आगे डिस्कस करेंगे, इन सर्जरी में भी लेजर का प्रयोग होता है। जैसे आंख की सर्जरी में एक सर्जरी है लासिक। लासिक देखो, लासिक की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लेजर इन सीटू केराटोमेलेसिस। लासिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर इन सीटू केराटोमेलेसिस। आंख की सर्जरी करनी है। एक्चुअल में इसमें आंख का जो ऊपरी हमारा भाग है कॉर्निया, देखो इस तरह से यदि मैं आई बॉल बनाऊं तो आई बॉल का बहुत सारा हिस्सा, तो बस इतना ही हिस्सा हमको बाहर से दिखाई दे रहा है। इसमें आंख का ये सामने का जो भाग होता है, जो पारदर्शी भाग है, आंख का सामने का पारदर्शी भाग, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है कॉर्निया। ये भाग क्या कहलाएगा, कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के कुछ यहां पर थोड़ा सा इसको मोटाई में बनाता हूं, ये वाला हिस्सा है कॉर्निया का। तो कॉर्निया जो है ये वाला हिस्सा, तो ये देखो आप थोड़ा सा इसकी मोटाई में है, थोड़ा सा इसकी परत हल्की सी मोटी है। तो इस कॉर्निया की शेप सही करनी है। इस कॉर्निया की शेप में, इसकी बनावट में गड़बड़ियां आ जाने की वजह से कोई व्यक्ति को जो है उसको ना तो उसको या तो दूर का देखने में समस्या आ सकती है, पास का देखने में भी समस्या आ सकती है, दोनों समस्या एक साथ भी हो सकती है। तो यह कॉर्निया की वक्रता में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, कॉर्निया की वक्रता में गड़बड़ी होती है और इसकी वजह से समस्याएं आती हैं। अब लेजर तरंगों के माध्यम से क्या करेंगे, ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया की शेप को सही किया जाएगा। यदि कॉर्निया के भीतरी उत्तकों तक, कॉर्निया के भीतरी भाग के उत्तकों तक सर्जरी करके ठीक करना है तो ये लासिक प्रक्रिया उपयोग होती है। लेकिन कॉर्निया की सिर्फ बाहर की सतह, बाहर की हल्की सी सतह को ही ठीक करना है तो दूसरी जो प्रक्रिया पीआरके, उसको हम यूज करेंगे। तो एक तो है लासिक, दूसरी पीआरके। तो लासिक में आप देखोगे यह सर्जरी आंख में प्रकाश को केंद्रित करने और रेटिना तक पहुंचाने के लिए कॉर्निया की वक्रता में परिवर्तन हेतु की जाती है। तो कॉर्निया की शेप में गड़बड़ी आ जाती है, उसकी वजह से प्रकाश जो है रेटिना, आंख का जहां पे भाग, जहां पर प्रकाश की तरंगें जानी चाहिए, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। तो यहां पर यदि ठीक से नहीं जा रहा है, देखने में समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आजकल लेजर सर्जरी होने लगी है और उस लेजर सर्जरी में नाम है लासिक। तो इसकी वक्रता जो है, कॉर्निया की वक्रता को क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। और आपने आई डोनेशन के बारे में भी सुना है, आंख का दान करना मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद भी जो आंख का जो पार्ट दान होता है, वो पूरा आंख दान नहीं होती है, सिर्फ ये भाग जो कॉर्निया वाला भाग है, इस भाग का ही दान होता है। तो जो नेत्र दान होता है, नेत्र दान में कौन से भाग का ही दान होता है, केवल जो कॉर्निया वाला जो भाग है, केवल उस भाग का ही दान जो है नेत्रदान में होता है। तो अब आप देखोगे, पहली बात तो आंख की इसकी वक्रता ठीक करनी है कॉर्निया की। दूसरी, आंखों के सर्जन कॉर्निया के भीतर उत्तक तक पहुंचने के लिए कॉर्निया की बाहरी परत पर एक फ्लैप बनाते, पतला सा कट लगा के कॉर्निया की बाहरी परत को हटाया जाएगा, भीतर के उत्तक हटाए जाएंगे फिर, और कॉर्निया की आंतरिक परतों में लेजर की सहायता से आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तो लेजर की सहायता से कॉर्निया के अंदर की परतों में परिवर्तन करना है, फिर तो हम क्या बोलते हैं, इसको लासिक बोलते हैं, लेजर इन सीटू केराटोमेलेसिस। लेकिन यदि सिर्फ बाहर की परत में ही चेंज करने हैं, भीतर नहीं जाना कॉर्निया में, और थोड़ा सा छोटा लेवल है उसके मुकाबले, तो हम कहते हैं पीआरके, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी। क्या बोलते हैं, पीआरके, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी। पीआरके ऐसी तक प्रक्रिया है जो कॉर्निया को फिर से आकार देने के लिए काम में आती है। लासिक के विपरीत पीआरके केवल कॉर्निया की सतह को नई आकृति प्रदान करती है, इसमें कॉर्निया के भीतरी भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो लासिक सर्जरी में कॉर्निया के अंदर के भाग तक परिवर्तन किए जाएंगे, आंतरिक भाग तक। और ये जो पीआरके है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी, इसमें केवल जो कॉर्निया है उसकी बाहर की जो सतह है, बाहर की सतह में ही आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। उसकी जो वक्रता है, गोलाई जो है, उसको फिर से बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। तो पीआरके और लासिक, अच्छा इन दोनों के द्वारा क्या हो सकता है, ये सर्जरियां किस काम आएंगी, फिर चश्मा हटाने के काम आती हैं। ये दोनों की दोनों सर्जरियां किस काम आ जाती हैं, चश्मा हटाने के। यदि देखो ऐसा होता है
कि यदि कॉर्निया की शेप में जो गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों को ठीक कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को जो चश्मा लगा होता है उसको हटाया जा सकता है। चश्मा जैसे मान लो किसी को है -2 नंबर है, -1.5 है, -3, -4, काफी यदि ज्यादा पावर के चश्मे यदि लगे हुए हैं तो ये सर्जरी करने के बाद उसका जो है कितना रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, -0.25 का डिफेक्ट रह जाएगा या -0.5 का ही रह जाएगा। बिल्कुल जीरो तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ओके हो जाता है, जनरली थोड़ा बहुत डिफेक्ट रह जाता है, ये जनरल एक बात बता रहा हूं। लेकिन चश्मा हटाने के काम ये सर्जरियां मुख्य रूप से आती हैं, क्योंकि कॉर्निया की शेप में गड़बड़ी होने से चश्मा लग जाता है व्यक्ति को, या निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप देखो लेजर के प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में लेजर के प्रयोग कठोर वस्तु को काटने में, जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जो है एक तरफ तो कहां पे भी आ रहा था काम, त्वचा रोग जो है, त्वचा से संबंधित जो था वहां पर भी है, और कठोर वस्तु को काटने में भी है। निश्चित रूप से जो ऊर्जा दी जाएगी लेजर को, जिस प्रकार से बनाया जाएगा वो अलग अलग प्रकार से होगा। आप देखते हो जो हमारी अग्नि है, जो फायर है, एक फायर माचिस की तीली की फायर भी होती है, एक फायर जो है काफी बड़ी जो एक वेल्डिंग है, वहां पे तो वेल्डिंग मशीन से हो रहा है, लेकिन और कोई फायर का सोर्स है जहां पर काफी तेज जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो चीज सेम है लेकिन अलग अलग स्तर पे यूज हो रही है, ऐसा यहां पर भी है। तो कठोर वस्तु को काटने में यूज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, कपड़े की कटाई करने, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने में। तो लेजर तरंगों से क्या हो सकता है, आप देखते हो जो जीन्स होती हैं, जीन्स के ऊपर विभिन्न डिजाइन बने होते हैं, जीन्स पर विभिन्न डिजाइन बने होते हैं। तो आजकल लेजर तरंगों के माध्यम से जीन्स के ऊपर विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं। कपड़े की कटिंग तक जो है वो लेजर के माध्यम से की जा सकती है, ऐसा हो रहा है। वेल्डिंग करने में, प्रिंटिंग मशीन में, प्रिंटिंग मशीन जो होती है उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। क्या बोलते हैं, लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटिंग मशीन में भी यूज हो रहे हैं। भवन, पुल आदि के सर्वेक्षण कार्य करने और उनको बनाने में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कार्य करते हैं जो है लिडार तरंगों के द्वारा। लिडार एक उपकरण है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्या कर ले जाते हैं, सर्वेक्षण के कार्य कर ले जाते हैं। वहां पर भी जो है लेजर तरंगों का प्रयोग कर लिया जाएगा। या हम देख सकते हैं जो लिडार जो है, लिडार तो बड़े स्तर पे ज्यादा काम आ सकता है। लिडार इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार को क्या बोलते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इससे तो क्या हम कर सकते हैं, सर्वेक्षण कार्य कर सकते हैं, सर्वेक्षण कार्य। और क्या कर सकते हैं, त्रिआयामी जो है भूभाग के चित्र, कोई भी भूभाग है उसका त्रिआयामी चित्र बना सकते हैं। तो लिडार का प्रयोग करके भी विभिन्न प्रकार का जो है सर्वेक्षण कार्य हो सकते हैं। बाकी भवन, पुल बनाने आदि में भी जो है हम लेजर की तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में कुछ काम है लेजर के, इनको हमको याद रखना है, हेडिंग्स और कुछ मुख्य काम। ऐसे ही होलोग्राफी में लेजर का प्रयोग। देखो होलोग्राफी क्या होता है, हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास जैसे क्रेडिट कार्ड है या कोई किताब है, किताब के ऊपर स्टिकर लगा होता है, उसको हम थोड़ा सा हिला के देखते हैं तो हमको त्रिविमीय रूप में नजर आता है। त्रिविमीय, तो होलोग्राफी क्या है, त्रिविमीय चित्र बनाने की जो तकनीक है, इसी को ही क्या कहा जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, होलोग्राफी। तो होलोग्राफी वाले जो चित्र होते हैं इनको बनाने में भी लेजर की सहायता ली जाती है, लेजर के माध्यम से किया जाएगा। लेजर की सहायता से होलोग्राफी तकनीक विकसित की गई है। इससे लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का आभास होता है। 3D चित्र, 3D चित्र। और 3D चित्र क्यों है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों का जो है, तीनों को बताने का काम होता है। इसलिए जो है त्रिविमीय चित्र, इसको होलोग्राफी हम कहते हैं। पुस्तकों पर, क्रेडिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर आदि पर क्या लगे होते हैं, होलोग्राम लगे होते हैं। तो होलोग्राम लगाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि होलोग्राफी जो होती है, त्रिविमीय जो चित्र बनाए जाते हैं वो कौन सी तकनीक पर काम करते हैं, लेजर के द्वारा वो बनाए जाते हैं। लेजर की सहायता से
होलोग्राफी वाला काम किया जाता है। अगला जो अनुप्रयोग है वो है रक्षा क्षेत्र में लेजर का अनुप्रयोग। और रक्षा क्षेत्र में देखो लेजर का अनुप्रयोग कैसे, लेजर पर आधारित हथियार जो कि जो है दुश्मन के जो विमान है उनको नीचे से बैठे हुए उस पर जो है निशाना साध सकते हैं। और ये जो लेजर है इसके आधार पर ही क्या है, दूरी को भी जो है पता लगाया जा सकता है, कितनी दूरी पर फायर करना है तो दूरी का भी पता लगा सकते हैं। टारगेट के ऊपर निशाना साधने में भी इसकी सहायता ली जा सकती है लेजर की। फिर मान लिया कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई है या युद्ध में ही मान लिया कोई नुकसान हुआ है या साधारण स्थिति में नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो कंक्रीट है उसको काटने की आवश्यकता है या फिर वहाँ पर जो लोहा होता है उसको काटने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी जो है लेजर की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार के उपकरण बनाए जा चुके हैं। तो अब देखोगे रक्षा क्षेत्र में लेजर, तो लेजर हथियार बनाने में उपयोग, तो लेजर हथियार जो है ये उभरता हुआ क्षेत्र है, बनाए जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो युद्ध होंगे और आधुनिक तरीके से उनको लड़ा जाएगा। युद्ध के मैदान में विभिन्न दूरी को नापने में भी लेजर का उपयोग हो सकता है। निश्चित स्थान पर बम गिराने में लेजर का प्रयोग हो सकता है। लेजर गन के जरिए, अब देखो लेजर गन के जरिए मलबा या स्टील के ढांचे में फंसे लोगों या सैन्य कर्मियों को निकाला जा सकता है। अब या तो युद्ध की स्थिति है वहां पर ऐसा हो सकता है, या जैसे कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है या भूकंप आ जाते हैं, उन स्थितियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। सीमा की सुरक्षा के लिए लेजर दीवार, ये लेजर दीवार बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखो क्या होता है, जैसे मान लिया कि पोल्स बने, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, बीच की जो दूरी है मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी है, तो लेजर तरंगे जो है उनके माध्यम से एक कृत्रिम दीवार बन जाएगी और सेंसर्स इस प्रकार के होंगे कि कोई भी इसको पार करेगा तो वो सेंसर जो है अलार्म कर देंगे और कैमरा सिस्टम होगा, यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये जो आतंकवादी जो घुसपैठ होती है उसको रोकने में काम में आ सकता है। तो ये सबसे पहले जो है इजराइल वालों ने इन्होंने इसका जो है निर्माण किया था। इजराइल जो देश है उन्होंने ये बना लिया और ये जो है आधुनिक तरीका है सीमा की निगरानी करने से संबंधित लेजर के माध्यम से। शत्रु के विमान मिसाइल को नष्ट करने वाले लेजर जो हैं वो भी बनाए जा चुके हैं। शत्रु का विमान पर निशाना साध दिया जाए, मिसाइलें जो है इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम हो कि यदि कोई मिसाइल का अटैक होने वाला है तो लेजर जो है उसके ऊपर जो डिफेंस के रूप में काम कर सके। तो लेजर का प्रयोग बढ़ रहा है, लगातार रिसर्च चल रही है। ऐसे एक ये हथियार के रूप में ही है थेल, THEL, तो इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर। देखो टैक्टिकल जो मीनिंग है इसका संबंध युद्ध से है, युद्ध की स्थिति है उस समय पर इसको यूज किया जाए। टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर, इसका उपयोग जो है सैन्य क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें ड्यूटेरियम फ्लोराइड, देखो ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम फ्लोराइड जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है तो ऐसे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम फ्लोराइड वाला केमिकल लेजर यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है केमिकल लेजर, और उस केमिकल लेजर में ड्यूटेरियम फ्लोराइड यहाँ पर जो है यूज हो रहा है। काफी शक्तिशाली जो है ये लेजर होता है। उच्च ऊर्जा वाले लेजर किरण पुंज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका निर्माण अमेरिका और इजराइल ने जो है मिलकर किया है। इसकी सहायता से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो वायुयान है और जो सैन्य रॉकेट है उनको नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कहां पर उपयोग हो रहा है, ये युद्ध में उपयोग होता है, युद्ध में उपयोग होगा या फिर जो है रक्षात्मक कार्य में। जैसे मान लिया कोई अटैक यदि हो रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है अटैक कर रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो रक्षात्मक रूप से इसका उपयोग हो सकता है। डिफेंस जो है, डिफेंस के लिए इसका उपयोग हो पाएगा। दी हाई एनर्जी लेजर थेल, तो ये नाम हमको जरूर इसको याद में रखना है। रक्षा क्षेत्र में ही अनुप्रयोग है लेजर तकनीक का। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर में लेजर का प्रयोग। देखो लेजर की सहायता से किसी समतल सतह पर आभासी कीबोर्ड निर्माण कर सकते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे मान लिया ये हमारी स्क्रीन है, या मैं इसको जैसे मान लिया ये हमारी स्क्रीन है, तो एक तो तरीका ये है कि यहां पर हम टच करें और स्क्रीन को काम करें। एक ये है इस स्क्रीन के साथ ही लेजर लगा हुआ है और उस लेजर की सहायता से हमारे ठीक सामने यहां पर जो है एक आभासी कीबोर्ड बन जाए लेजर की सहायता से। यहां पर तो हम यहां पे जहां पर भी टच करेंगे, क्योंकि लेजर किरणें आ रही हैं तो लेजर किरणों के हिसाब से हमारा टच हो जाएगा। तो इस प्रकार के कीबोर्ड बनाए जा चुके हैं।
कि लेजर किरणें हैं, लेजर के द्वारा एक कीपैड बन गया, एक जिस तरह से इमेज बनती है या प्रोजेक्टर जिस तरीके से होता है उस प्रकार से एक जो है वो इमेज बन चुकी है कीबोर्ड की लेजर किरणों के माध्यम से। जहां भी टच करोगे उसके हिसाब से ही लोकेट हो जाएगा टच। तो इस प्रकार के काम हो रहे हैं। तो लेजर की मदद से समतल सतह पर आभासी कीबोर्ड बना सकते हैं। लेजर प्रोजेक्शन द्वारा विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ना, सीडी और डीवीडी में संचित डाटा को पढ़ना, और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल जो होता है, शॉपिंग मॉल में लेजर की सहायता से बार कोड पढ़ना, बार कोड पढ़ना। देखो आप कोई सामान खरीदते हो, यदि आप गौर से देखना सामान के ऊपर पीछे की साइड में बार कोडिंग होती है, इस प्रकार से कोडिंग होती है और कोडिंग के रूप में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो बार कोडिंग होती है, इस बार कोडिंग को पढ़ने के लिए जो लेजर एक मशीन है होती है, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा, मशीन से सामान के ऊपर लेजर लाइट डाली जाती है और वो जो रीडिंग होती है उसको रीड कर लिया जाता है, तुरंत ही वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये वाला काम भी जो है लेजर की सहायता से हो रहा है, बार कोड रीडर के रूप में, बार कोड पढ़ने के रूप में। लेजर द्वारा रिमोट सेंसिंग करना। तो रिमोट सेंसिंग जो होता है, रिमोट सेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? दूर से ही सतहों की जानकारी प्राप्त कर लेना, दूर से ही विभिन्न सतहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न सतहों की जानकारी प्राप्त करना। तो लेजर के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एक इसका जो उपकरण है वो है लिडार। क्या उपकरण है? लिडार। ये लिडार को कहां पे लगा दिया जाता है? इसको लगा दिया जाता है उपग्रह में। अन्य उपकरणों में लगा सकते हैं लेकिन उपग्रह में भी लगा दिया जाएगा। और इस लिडार के द्वारा लेजर किरणों के माध्यम से कोई भी यदि भूभाग है उस भूभाग की जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी, भूभाग का सर्वेक्षण कर लिया जाएगा, उसका नक्शा बना सकते हैं, कहां पर क्या चीज है उसको लोकेट कर सकते हैं। तो लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म याद रखनी है लिडार की, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। किसी भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, उसका नक्शा बनाना, वहां पर क्या क्या भू आकृतियां हैं, भू आकृतियों के बारे में जानकारी ले लेना, समुद्र की गहराई का पता लगाना, इन सब के बारे में ये जो लिडार है बता सकता है। जैसे कोई लेजर यदि है, लिडार क्या करेगा भाई? ऊपर सैटेलाइट के रूप में है, नीचे हमारी धरती है, तो सैटेलाइट से धरती के किन्हीं भागों में जिन भाग का सर्वेक्षण करना है वहां पर क्या डाल दी जाएगी? लेजर किरणें डाली जाएंगी और जानकारी पता लगा ली जाएगी लेजर किरणों के माध्यम से। एक और भी है, जैसे आप देखते हो प्लेटों की गति के बारे में पता लगाना, प्लेटों की गति पता लगाना। देखो प्लेट कौन सी, ये प्लेट कौन सी? हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, हम पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो विभिन्न, उसका जो धरातल है हमारा वो विभिन्न प्लेटों से बना हुआ है। सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर क्रस्ट है, लेकिन क्रस्ट के नीचे जो लिथोस्फीयर भी है, दोनों को मिलाकर लगभग 100 किलोमीटर मोटी प्लेटें हैं। इन प्लेटों में गति होती है। अब जो है उपग्रह जो है, अब ऊपर तो लगे उपग्रह और नीचे किन्हीं स्थान पर मान लिया हमने ये अपने विभिन्न लेजर लगा रखे हैं और प्लेट मान लिया इसको, तो इससे उपग्रह है भूस्थिर उपग्रह। उपग्रह कैसा है? ये कैसा उपग्रह है? भूस्थिर, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। तो आप देखोगे यदि मान लिया ये जो प्लेट है, यदि इस प्लेट में कोई गति हो रही है, भले ही बहुत धीमी गति हो, एक साल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बहुत ही कम गति भी हो, तो भी ये जो है उपग्रह के माध्यम से लेजर किरणों की सहायता से इन प्लेटों की गति जो है उसका पता लगाया जा सकता है कि प्लेट चल रही है क्या, किस दिशा में चल रही है। तो ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है लेजर के माध्यम से। तो रिमोट सेंसिंग लेजर के द्वारा की जा सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में, अब ये वाला जो था ना प्लेट टेक्टोनिक वाला, तो ये अंतरिक्ष के हिसाब से भी हम देख लेंगे, क्योंकि हम जो है उपग्रहों के माध्यम से ये पता लगाते हैं। नीचे ऊपर उपग्रह स्थिर है, नीचे से लेजर किरण हमने जो है उपग्रह पे डाल रखी है, फिक्स है, लेकिन नीचे का सोर्स
यदि चल गया मींस प्लेट आगे खिसक गई, तो ऊपर उपग्रह पता लगा लेगा कि हाँ ये प्लेट थोड़ी सी आगे चली गई है। तो इसके आधार पे तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम इस अनुप्रयोग को रख सकते थे और वहां रिमोट सेंसिंग में भी रख सकते थे उस वाले में। ग्रहों उपग्रहों के बीच की दूरी को मापना लेजर के द्वारा। देखो इसमें क्या किया जाएगा, मान लिया ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और यहां पर है हमारा चंदा मामा मून। तो हमारी अर्थ से हमने लेजर भेजा मून पर और वापिस ये आया। एक्चुअल में क्या है, कुछ प्रयोग ऐसे किए गए थे कि कुछ परावर्तक सतहों का भी प्रयोग किया गया था चंद्रमा पर। धरती से भेजे गए जो ये लेजर है ये वापिस लौट के भी आया। तो ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों को भाई कितना समय ये है, एक तो दूरी का ज्ञात करना है, तो हमको वेग पता है। वेग जो है हमको पता है प्रकाश का वेग होता है, कोई भी, क्योंकि प्रकाश है तो वेग क्या रहेगा, प्रकाश का वेग। और हम क्या ज्ञात करेंगे, समय, कि कितना समय लगा जाने में आने में, कितना समय लगा। तो इसके आधार पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, दूरी। तो वो जो हमारा सिंपल जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम देखते हैं कि उसके आधार पर ही हम ज्ञात कर लेंगे कि प्रकाश ने कितने समय में, भाई प्रकाश को जाने में कितना समय लगा, प्रकाश को आने में कितना समय लगा। और वेग हमको पता है, वेग हमको पता है, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला ये है, वेग या जो है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या आप दूरी को ज्ञात कर सकते हो, क्या आप दूरी ज्ञात कर सकते हो? निश्चित रूप से चाल हमको मालूम है कि जो ये लेजर किरण है इनकी चाल क्या है। समय हम ज्ञात करेंगे, जाने में आने में कुल कितना समय लगा, तो उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे कि बीच की दूरी क्या है। तो लेजर के माध्यम से जो है दूरी की गणना की जा सकती है। संचार माध्यम के रूप में लेजर का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जो है हमारे ऐसे यान, जैसे कि मान लिया मंगल ग्रह पर हमको यान भेज रहे हैं या किसी अन्य ग्रह पर भेज रहे हैं, तो एक तो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार। लेकिन एक दूसरा माध्यम और है कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से भी क्या कर लिया जाए, संचार। तो प्रकाश तरंगों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, संचार हो सकता है। प्रकाश तरंग बीम के माध्यम से संचार, तो ये काम भी पॉसिबल है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की प्लेट्स की गतियों का अध्ययन करना, ये मैंने आपको जो बताया था, प्लेट्स जो है वो गतियां करती हैं, तो उनके बारे में जानकारी पता लगाई जा सकती है कि कौन सी प्लेट किस दिशा में चल रही है। तो इसमें भी जो है लेजर तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। फिक्स, क्योंकि नीचे प्लेट यदि घूमेगी तो लेजर का जो सोर्स है वो भी आगे पीछे होगा, ऊपर उपग्रह क्या है, फिक्स है। लेजर तरंगों का एक और अनुप्रयोग है पर्यावरण प्रदूषण में। पर्यावरण प्रदूषण कि लेजर तरंगों के माध्यम से पता लगाओ प्रदूषण का। तो इसके लिए एक विधि होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये शब्द याद रखना आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे किससे, स्पेक्ट्रोमीटर से। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, इसमें हम विशेष तरंगे भेजेंगे, वायु में कौन कौन सी गैसें हैं उनका पता लगा सकता है ये स्पेक्ट्रोमीटर। वायु में कौन से प्रदूषक पदार्थ हैं उनका पता लगा सकता है। कार्बन के कण भी तैर रहे हैं क्या, या प्रदूषित गैसें जो होती हैं CO2 का स्तर क्या है, या ओजोन का स्तर क्या है, प्रदूषकों में ओजोन भी आती है, धरातल के पास जो ओजोन रहती है, या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो है क्या, तो उनका पता लगाया जा सकता है। तो लेजर का प्रयोग स्पेक्ट्रोमीटर में होता है और इसके द्वारा जो है हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं और अन्य प्रदूषक पदार्थों का पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से पदार्थ हैं। तो ये आप देखते हो विभिन्न प्रकार से हमारी सरकार जानकारियां भी देती रहती है, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, विभिन्न जगहों पर कितना प्रदूषण है। तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग भी होता है विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का पता लगाने में। मनोरंजन के लिए लेजर का प्रयोग होता ही है, मनोरंजन के लिए भी होता है और सजावट के लिए भी होता है। ठीक है, लेजर लाइट शो, विभिन्न प्रकार के कई बार लेजर लाइट शो आयोजित किए जाते हैं विभिन्न मनोरंजन के स्थलों पर। प्लस इसके अलावा क्या करते हैं, विभिन्न इमारतों पर लेजर द्वारा प्रकाश किया जाता है, इनकी क्या की जाती है, सजावट की जाती है। आपने जो है आप बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना होगा, बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा कहां पर है, ये है दुबई में।
तो ये जो दुबई का बुर्ज खलीफा है, सबसे ऊंची इमारत है, ये क्या है, सबसे ऊंची इमारत है विश्व में, सबसे ऊंची इमारत। तो ये जो बुर्ज खलीफा है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, लेजर लाइट से विभिन्न तस्वीर निर्माण कर दी जाती है, विभिन्न प्रकार की तस्वीरें बना दी जाती हैं लेजर लाइट से। जैसे कि हमारा तिरंगा भी बनाया गया था, तो भिन्न भिन्न जो है जैसे तिरंगा, तो लेजर के माध्यम से सब संभव हो पाता है, क्योंकि ना तो आपको उस बिल्डिंग तक जाने की, बस नीचे लगा देंगे लेजर और लेजर यहां से जो है बीम जाएगी लेजर की, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, कौन सा लेजर है, भिन्न भिन्न कलर के लेजर यूज हो जाएंगे, तो ये काम हो रहा है। यहां तक कि जो है साधारण रूप से दीपावली पर भी इस तरह के अनेक जो है लेजर आधारित जो है उपकरण आ गए हैं आजकल, जो आपने जरूर देखे होंगे, लेजर आधारित सजावट के उपकरण। तो लेजर के उपयोग बढ़ रहे हैं, और सजावट वगैरह तो एक सामान्य उपयोग हो गया, नहीं तो जो अनुसंधान कार्य हैं जैसे अंतरिक्ष है, रक्षा है, इन क्षेत्र में काफी ज्यादा उपयोग बढ़ रहा है। अब यहां पर एक बेसिक जो बुनियादी पॉइंट है लेजर वाले कुछ, वो भी हमें जरूर याद रखने हैं कि आखिर भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या क्या हुआ है, कौन सी प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं, कर रही हैं। तो लेजर के बारे में देखो, 1964 में हमने हमारे यहां पे लेजर बना लिया। आपने देखा था 1960 में थियोडोर मेमन ने लेजर बनाया था प्रकाश पे आधारित। अब उन्होंने जो भी तकनीकें यूज की थी, और उन्होंने जो है रूबी क्रिस्टल यूज किया था। अब भारत के वैज्ञानिक जो है उन्होंने भी अपने पदार्थों का उपयोग किया, अपने पदार्थ जो उपयोग किए, जैसे गैलियम आर्सेनिक। तो गैलियम आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक पदार्थ है। क्या है ये, अर्धचालक। तो इन्होंने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इन अर्धचालकों का प्रयोग करते हुए क्या बना लिया, लेजर बना लिया 1964 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई के पास है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, वहां पर लेजर लाइट बना ली गई 1964 में। इसके बाद 1965-66 में क्या किया गया, एक तो संस्था हमारी है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एक दूसरी संस्था और है मुंबई के पास ही है, उसका नाम है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, इन दोनों संस्थाओं के बीच में क्या स्थापित किया गया, लेजर संचार। और लगभग इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर के आसपास है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है। तो इन दोनों संस्थाओं के बीच में लेजर के माध्यम से एक संचार स्थापित किया गया। तो ये रिसर्च चली, और अब तो लेजर बहुत एडवांस फॉर्म में आ ही चुका है। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इन्होंने लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगशाला इन्होंने बना रखी है, और इस पे रिसर्च कार्य होते हैं, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तथा कई अन्य शोध संस्थान हैं, वो भी अनुसंधान कर रहे हैं। भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के विकास में बार्क की प्रमुख भूमिका है। और बार्क ने क्या क्या बना दिया, अब रूबी लेजर भी बना दिया। भाई पहले तो हमने गैलियम आर्सेनिक बनाया था, बाद में रूबी भी बना लिया कि भैया थियोडोर मेमन ने क्या किया वो भी करके देख लो, तो रूबी लेजर बना दिया। रूबी लेजर के अलावा जो है सोडियम ग्लास लेजर भी बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी बना दिया, आदि आदि। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके लेजर बना दिए। इसका मतलब है हमारा जो बार्क है ये एक प्रमुख संस्था है जिसने भारत में लेजर टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा दिया है। और आप देख सकते हो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि हमारे पास खेलने के खिलौने भी आ गए थे लेजर वाले, मिलते हैं नॉर्मली गिफ्ट शॉप्स में या दुकानों पर मिल जाते हैं। लेजर आधारित जो है लेजर लाइट, जरूर बचपन में भी आपने जरूर लेजर लाइट से जरूर यूज किया होगा। बचपन में क्या, बड़े में भी यदि हमारे हाथ में आ जाएगी तो भी हम कहीं ना कहीं इधर उधर उसको चलाने में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं तकनीक जब शुरुआत में कोई वैज्ञानिक उसका विकास करता है तब वो महंगी भी होती है, जटिल भी होती है, धीरे धीरे वो आम जन तक भी तकनीक पहुंचने लगती है। तो विज्ञान का विकास होता है तो ही आम जन तक तकनीक आ पाती है। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय लेजर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, लेजर का विकास करना, लेजर टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना। तो राष्ट्रीय लेजर कार्यक्रम, अब आप सोच के देखो कि कितना महत्वपूर्ण जो है विषय था लेजर।
इसीलिए तो भाई राष्ट्रीय लेवल पर एक कार्यक्रम भी बनाया गया था, नेशनल लेजर प्रोग्राम, राष्ट्रीय लेजर कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये अपने आप में ही लेजर तकनीक का जो है महत्व, उस महत्व को स्थापित करता है अपने आप में ही, कि लेजर तकनीक कितनी महत्वपूर्ण थी कि सरकार ने, आपने देखा है नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित मिशन भी है, सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित भी है, लेजर से संबंधित भी है, क्योंकि कोई भी विज्ञान का क्षेत्र जो आगे बढ़ रहा है हमारी सरकार उसमें पीछे नहीं रह सकती। सरकार स्वयं और प्राइवेट सेक्टर की सहायता से हमारे देश में, इंडिया में चाहते हैं कि हम सारी तकनीकों का विकास इंडिया के लेवल पर ही करें। हालांकि फिर भी हम जो है ऐसी तकनीकों में पीछे जरूर रहे, जैसे एलईडी का विकास जो है हम देखते हैं चाइना से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे अब जाकर भारत में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है तकनीक बहुत जल्दी बदल जाती है, तकनीक बहुत जल्दी बदल जाती है कि पहले जो है नॉर्मल बल्ब हुआ करते थे, टंगस्टन पे आधारित बल्ब है, फिर CFL आधारित बल्ब आ गए। भारत की कंपनियां CFL आधारित बल्ब अभी बना ही रही थी कि CFL भी पुरानी तकनीक हो गई, LED तकनीक आ गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियां थोड़ा पीछे रही हैं और तकनीक इतनी जल्दी बदल जाती है कि भारतीय कंपनियों ने जो निवेश भी किया होता है वो उनका निवेश भी खराब हो जाता है, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में परिवर्तन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे, आप देखते हो एक तो पेन ड्राइव्स वाला मामला है, CD DVD लगभग खत्म सी स्थिति में हो चुके हैं, पुरानी कैसेट सिस्टम्स होते थे वो खत्म ही हो चुका है सारा का सारा मामला। और जो पुराने समय के जो लोग हैं, मींस मेरी एज के जो लोग हैं 35 ईयर, हमारा बचपन का समय ऐसा था जिस समय हम 10-15 साल 20 साल तक की उम्र के थे, तो उस समय पर VCR चला करते थे, कोई CD प्लेयर जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। VCR हुआ करता था जिसमें कैसेट लगती थी, काफी बड़ी वाली कैसेट, लेकिन वो सब सिस्टम आउटडेटेड हो गए हैं आज के समय पे। आज के समय पे यदि किसी के पास वो कैसेट्स हैं या ऑडियो कैसेट्स हैं तो उनको संभाल के रखना है, भविष्य में एंटीक आइटम के रूप में वो रह जाएंगे। दी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नई दिल्ली में है और इन्होंने क्या बनाया है, एक उपकरण बनाया है लेजर वाला, दृष्टि 1064 नाम है। और ये क्या करता है, मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद में जो धुंधलापन होता है उसको ठीक करने के काम आता है, और एक और आंख का रोग है ग्लूकोमा, उसके उपचार में काम आता है। तो दृष्टि 1064 ये भी एक लेजर का नाम है। भारत के वैज्ञानिक है डॉक्टर KN पटेल, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड आधारित लेजर का आविष्कार भारत में इन्होंने किया। यह भारत में जो है अपनी खुद की तकनीकों से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का निर्माण किया। तो ये जो है लेजर के प्रमुख जो है पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि लेजर है क्या, कैसे लेजर तरंगें उत्पादित होती है, विभिन्न अनुप्रयोग क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के लेजर कौन से हैं। तो बेसिक जानकारी हमको लेजर की बिल्कुल रखनी है अपने एग्जाम के लिए, IAS के लिए अच्छे से लेजर को हमको पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।